Hello students, welcome to the channel City Commerce Concepts, and today we are going to start a new topic, scientific techniques of tailor. हम इससे पहले वाली वीडियोस में अपने हम लोग फ्यूल्स और टेलर्स के प्रिंसिपल्स को ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. इस टेक्निक को समझने के लिए ज़रूरी भी है कि आप टेलर्स के प्रिंसिपल्स को भी एक बार पढ़ें. तो यू जस्ट गो थ्रू माय वीडियोस, आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. तो उसके बाद फिर अगर आप लोग ये भी इस वीडियो को और देखेंगे तो आपको टेक्निक्स जो है टेलर्स की वो और अच्छे से समझ आएंगे. Okay, so now let's start the topic. Okay, so the scientific techniques of Taylor. Although with the scientific principles, Taylor developed some scientific techniques by conducting various experiments at his workplace. Okay, so the first is the common techniques are जो कुछ techniques थी Taylor's की वो क्या थी. इसमें से first था हमारा functional foremanship. Functional, as you know the meaning of functional foremanship, यानी कि जो foremanship है उसके functions क्या होते हैं. फोरमैनशिप मतलब होता है जिसके अंडर में आप काम करते हैं, यानी कि जो आपको जिसके गाइडेंस में आप काम करते हैं वो हो गया फोरमैनशिप. यानी कि जब आप कोई भी काम को करते हैं अपनी कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो आप उनसे पूछ के या उनके एग्रीमेंट के या उनसे डिसीजन लेके ही करते हैं, तो उसको बोलते हैं फोरमैनशिप. तो उसके फंक्शंस क्या होते हैं. इन दिस टेक्निक टेलर सजेस्टेड द डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इन टू डिपार्टमेंट्स, प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. Taylor gave more emphasis on that workers must be free from the burden of planning and they should concentrate on work and production. Okay, तो टेलर ने क्या सजेस्ट किया और किस बात के लिए उन्होंने एम्फोसाइज किया. उन्होंने बोला कि जो हमारा जो फैक्ट्री का डिवीजन है वो किस में होना चाहिए, दो पार्ट में होना चाहिए. इनके प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो अलग होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें जो एम्प्लॉयज अगर डिवाइड हो जाएंगे तो क्या होगा, वो अपना जो है बेस्ट एफर्ट दे सकते हैं. and they should also concentrate on the work and production, यानी कि वो अपने पर्टिकुलर जो भी जिसमें वो माहिर है या जिसमें हम कह सकते हैं वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं वो उसमें कर सकते हैं. So Taylor suggested that under each department there must be some functional experts to supervise, guide and instruct the worker. ठीक है, टेलर ने और क्या सजेस्ट किया कि उसी फिर क्या होगा उस डिपार्टमेंट पे अंडर ईच डिपार्टमेंट उसमें क्या होगा अंडर फंक्शनल एक्सपर्ट्स जो होते हैं हमारे. ठीक है, हमने प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दो डिपार्टमेंट बनाए और प्लानिंग डिपार्टमेंट में हमने क्या किया, हमने अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हमने उसमें सब डिपार्टमेंट्स और बना दिए कि इसमें सुपरवाइज का है, गाइड का है, जिसमें क्या होगा मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है. तो उसमें जो भी लोग एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, उनको सुपरवाइज कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, अपने वर्कर को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. As one foreman cannot be expert in every aspect of work, so Taylor decided on minimum 8 specialists to supervise and give orders to workers. ठीक है, उन्होंने क्या बोला, टेलर ने क्या बोला कि कोई भी जो अगर आपको जिसके अंडर में आप वर्क कर रहे हैं वो क्या है, वो हर किसी में एक्सपर्ट हो, ये जरूरी नहीं कि वो प्रोडक्शन में भी हो, मार्केटिंग में हो, फाइनेंस में हो, एचआर में हो, हर चीज में एक्सपर्ट हो, ये जरूरी नहीं है. इसलिए टेलर ने डिसाइड किया कि उसने क्या कि 8 स्पेशलिस्ट बनाए टू सुपरवाइज एंड गिव ऑर्डर टू द वर्कर्स. जिससे क्या होगा, वर्कर्स को भी इजी हो जाएगा कि उनको अपने से अगर वो कोई काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी इनको इश्यू है तो वो अपने डिपार्टमेंट में जाके किसी से भी पूछ सकते हैं या गाइडेंस ले सकते हैं. Okay, now let's discuss the 8 functional experts suggested by the Taylor are under planning department. The first is route clerk. Route मतलब क्या हो गया, यानी कि जो आपको दिशा दिखा रहा हो. ठीक है, ये आपको बता रहा हो कि ये काम कैसे करना चाहिए, कितने दिन में करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, ये क्या हो गया, रूट क्लर्क हो गया. So this foreman is responsible to fix up the sequence of steps for performing mechanical or manual job. Next हो गया इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. This foreman is responsible for giving general instructions necessary to carry on the job in a specified manner. ठीक है, मान लेते हैं कि आप जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें आप तो उसमें इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम क्या होता है कि वो आपको क्या बताएगा कि जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसके लिए क्या चीजें जरूरी है और क्या चीज जरूर नहीं है. ठीक है, तो ये सारी चीजें कौन इंस्ट्रक्ट करता है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. यानी कि वो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है पहले से ही कि किसी भी वर्क के लिए क्या क्या चीजें नेसेसरी है और कौन सी चीजें नेसेसरी नहीं है. नेक्स्ट आते हैं टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन ऑफ जॉब. ओके, he also prepares the cost sheet for every job. यानी कि आप जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें कितना कॉस्ट लग रहा है, ठीक है, उसमें कितना टाइम लग रहा है, आप जॉब को उस पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा रहे हैं, ये सारी चीजें कौन देखता है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. नाउ कम टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट इज डिसिप्लिनेरियन.
The foreman is responsible for performance of job in ordinary and systematic way. ठीक है, डिस्प्लेन में क्या बोला कि जो ये फॉर्मेट वो क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल परफॉर्मेंस ऑफ अ जॉब इन ऑर्डरली सिस्टमैटिक, यानी कि आप जो भी वर्क कर रहे हैं वो सिस्टमैटिक वे से हो रहा है कि नहीं, यानी कि वो उसका फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड क्या है, वो सारी चीजें वर्कर्स जो है वो प्रॉपरली तरीके से वर्क कर रहे हैं नहीं, इट कम्स अंडर द डिसिप्लिनरियन. नाउ नेक्स्ट इज foreman under operational department. Gang boss. The first is gang boss. He arranges all the machines, tools, and other resources required for the performance of the job so that there is no delay. ठीक है, यानी कि अब गैंग बॉस का मतलब क्या हो गया कि आप जिस भी फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं उसमें ये जरूरी देखना होता है कि आप उसमें जितने भी इक्विपमेंट्स चाहिए वो सब कुछ है कि नहीं, यानी कि सारे रिसोर्सेज जो है वो आपके पास है या नहीं है. ठीक है, उसमें कोई डिले तो नहीं हो रहा है कि मशीन नहीं आ रही है तो हमारा वर्क जो है, प्रोडक्शन जो है वो लेट तो नहीं हो रहा है. ये काम किसका होता है, गैंग बॉस. स्पीड बॉस. द फोरमैन इश्यूज टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब, यानी कि अगर कोई भी आपको वर्क दिया गया है, ठीक है, या ऑर्डर्स प्लेस किया गया है कि आपको बोला गया है कि आपको 500 यूनिट्स आपको 3 डेज में बनानी है, तो ये स्पीड बॉस का काम होता है ये देखना कि इसके अकॉर्डिंग जो है आपने अपना जॉब को कंप्लीट किया है या नहीं. Next, repair boss. This boss ensures the machines and tools are kept in working condition. Repair boss का मतलब क्या हो गया कि आप जिस भी मशीन्स का, इक्विपमेंट्स का यूज कर रहे हैं हम फैक्ट्री में, तो ऐसा तो नहीं कि वो खराब कर दी हो या खराब हो गई हो या किसी में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, काम रुक गया, तो ये सब चीजें देखना किसका काम होता है, रिपेयर बॉस का, कि हर एक चीज प्रॉपरली तरीके से चल रही है या नहीं. नेक्स्ट इज इंस्पेक्टर. This boss keeps a check and quality control of the output. Okay. अब आपका क्या हो गया, अब आप सब तरीके से, अब अगर आप देखेंगे पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो क्या हो गया, आपके पास मशीन्स हो गया, आपके पास आपको जो है आपको कितने दिन में कंप्लीट करना है ये भी आपको कोई देख रहा है. ठीक है, आप वर्किंग कंडीशन, आप किसी चीज को मिसयूज तो नहीं कर रहे, खराब तो नहीं कर रहे, ये भी कोई देख रहा है. ठीक है, लास्ट आता है इंस्पेक्टर, यानी कि जब आप उस चीज का आउटपुट दे रहे हैं, क्योंकि इनपुट तो कंपनी दे रही है, मशीन प्रोवाइड करा रही है, आपको सब कुछ दे रही है, टूल्स दे रही है, तो इंस्पेक्टर का काम क्या होता है कि जब आप उस प्रोडक्शन से आउटपुट दे रहे हैं तो वो आउटपुट में क्वालिटी है कि नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी का ऑर्डर प्लेस हो रहा है, आप उसका आउटपुट बना के दे रहे हैं अपनी कंपनी से, तो ये जरूरी है कि उसका आउटपुट भी अच्छा आना चाहिए ताकि आपको ऑर्डर क्या हो वो बार बार प्लेस कर सके. ओके, तो इंस्पेक्टर का काम क्या होता है कि उस आउटपुट की क्वालिटी को चेक करना. ओके, Taylor emphasized that where every foreman instructs and orders, the worker's efficiency will improve. Okay. Now, the second is the standardization and simplification of work. Standardization means setting standards for different factors after due deliberation. For example, the amount of work, this is a second point, okay. Okay, so standardization means setting standards for different factors after due deliberation. For example, the amount of work to be done by a worker in a day may be standardized. यानी कि standardization and simplification of work, यानी कि आपको कोई भी वर्क अगर बोला गया स्टैंडर्ड आउटपुट वर्क आवर्स में कि आपको 8 आवर्स में 100 यूनिट्स बनानी है, तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन एंड स्टैंडर्ड आवर्स हो गए. ठीक है, तो ये क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन बाय वर्कर इन अ डे में बी स्टैंडर्डाइज. जैसे आपको बोला कि आज आपको पूरे दिन में जो है 8 आवर्स का जो स्टैंडर्ड आवर माना जाता है वर्कर्स के लिए, उसमें आपको पर्टिकुलर वर्क असाइन किया जाता है और ये देखा जाता है कि आपने उस पर्टिकुलर वर्क में उतना वर्क असाइन जो दिया गया था वो आपने कंप्लीट किया है या नहीं. In other words, workers are expected to do the standard amount of work every day. According to Taylor, scientific methods of production must be selected to develop standard. To set up standard, the manager must make use of work study technique, which includes time study, motion study, and fatigue study. अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सारी studies होती क्या हैं. ठीक है. Now, first, second is this is third. Okay, is work study. It ensures maximum production at minimum cost and getting best contribution for every factor. ठीक है, वर्क स्टडी क्या कहता है, वर्क स्टडी कहता है कि ये इंश्योर करना कि मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट, यानी कि कम कॉस्ट में आप अच्छा प्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं. ठीक है, अपना कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं, ये क्या बताता है, वर्क स्टडी बताता है. ठीक है, इट कम्स अंडर द
so there are many points come under the work study. First is fatigue study. This technique of scientific management is conducted to find out so many causes of fatigue, such as long working hours, poor working condition, unsuitable work, unhappy relations with the boss, etc. A person is bound to get tired when he is performing a job for a long period of time. Okay. फेटिग स्टडी का मतलब क्या हो गया कि आप किसी भी वर्क को करते करते थक जाते हो, ठीक है, या आप यू आर नॉट कंफर्टेबल इन योर ऑफिस, ठीक है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स। तो इसीलिए क्या होता है, जैसे लंच होता है, लंच क्यों होता है, आप लोग स्कूल में जाते हैं पढ़ते हैं, तो फिर हम लोग क्या 3 या 4 पीरियड के बीच में क्या होता है, लंच होता है, फिर उसके बाद 4 पीरियड होते हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि अगर बच्चा सुबह से कंटिन्यू पढ़ता रहेगा तो क्या होगा, वो थक जाएगा और बाकी चीजों में भी क्या होगा, उसका मन नहीं लगेगा। तो उसके लिए बीच में क्या होता है, आपको रेसेस दिया जाता है कि बच्चा उसमें अपना खाना भी खाएगा, सबसे मिलेगा, थोड़ा माइंड फ्रेश होगा, अगेन जब वो पढ़ना स्टार्ट करेगा उससे क्या होगा, वो दोबारा से कंसंट्रेट कर सकता है। फैटिग स्टडी भी इसी चीज को बिलीव करती है कि क्या होगा, अगर कोई भी वर्कर्स कंटिन्यूसली काम करेगा फॉर अ लॉन्ग वर्किंग आवर्स, तो क्या होगा, वो फैटिग हो जाएगा, टायर्ड हो जाएगा। इसके लिए टेलर ने क्या बोला है, इसके लिए टेलर ने बोला कि इनको क्या होना चाहिए, बीच में गैप होना चाहिए। Okay, so there is always need a rest interval. Frequency of rest time interval should be decided by manager. अब ये रेस्ट टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है, ये तो पर्टिकुलर कंपनी के मैनेजर डिसाइड करते हैं कि हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर, अकॉर्डिंग टू द वर्क कितना होना चाहिए। Now next is method study. This method study technique of scientific management is conducted to find out the best method of performing the job which keeps the production cost minimum and makes maximum use of resources of the organization. Taylor suggested that method of production should not be decided by rule of thumb method, but all the methods should be tried in the organization and the one which brings maximum benefits with the minimum cost be selected. Okay, method study का मतलब क्या हो गया, देखिए मेथड स्टडी यानी कि किसी भी प्रोडक्शन को या जब हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो या तो कैपिटल इंटेंसिव होता है या लेबर इंटेंसिव होता है, ठीक है। कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव का मतलब ये हो जाता है कि उस प्रोडक्ट में अगर हम लेबर इंटेंसिव मेथड से उसको हम करेंगे तो हमारी कॉस्ट कितनी आएगी, और अगर हम उसको कैपिटल इंटेंसिव से करेंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है कि हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल शूज बनाते हैं, ठीक है, तो जो उसके लिए हमें लेदर चाहिए, ठीक है, तो लेदर का जो कॉस्ट है वो दोनों में बराबर आएगा, ठीक है, कि हमने जितना लेबर में लिया उतना हमने कैपिटल में भी लिया। अब लेबर में हमने ये बोला कि हम इसमें अगर ज्यादा वर्कर्स को बढ़ा दे, ठीक है, तो एक शूज का कॉस्ट कितना आएगा, मतलब अगर उस एक शूज को बनाने के लिए अगर हम लेबर सिर्फ यूज कर रहे हैं लेबर तो कितना आएगा, और अगर हम उसी लेदर को अगर हम मशीन से शूज तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो मशीन से करेंगे तो क्या होगा, मशीन इलेक्ट्रिसिटी है, हमें मशीन्स भी चाहिए, उसका कॉस्ट है। तो हम क्या दोनों टेक्निक्स को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, उसकी कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं कि दोनों की कॉस्ट कितनी है, और उसके अकॉर्डिंग जो हमें लगता है कि दोनों में से कौन सा हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन दे रहा है विद मिनिमम कॉस्ट, तो हम उस मेथड को जो है सिलेक्ट करते हैं। तो ये होता है हमारा मेथड स्टडी। नेक्स्ट होता है टाइम स्टडी। इट रिफर्स टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू द कंप्लीट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, ठीक है, वही जो मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड आवर जो होता है टाइम स्टडी, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड आवर में आप कितना मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं, ये होता है हमारा टाइम स्टडी। This study is conducted with the help of a stopwatch. The main objective of the study are to get the estimated figure of labor cost, ठीक है, यानी कि इसमें क्या हम अपनी लेबर कॉस्ट उसमें कितना एफर्ट कर रहा है वो निकालते हैं। टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वर्कर्स टू परफॉर्म अ जॉब, यानी कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या वर्क को करने के लिए कितने लेबर्स चाहिए ये हम निकालते हैं। कैटेगराइजिंग द वर्कर्स इन इनएफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट कैटेगरीज, यानी कि हम क्या करते हैं उसमें हम अपने वर्कर्स को कैटेगराइज कर देते हैं इनएफिशिएंट में और एफिशिएंट में। एंड द लास्ट इज सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर्स, उसमें हम क्या करते हैं वर्कर्स के लिए टारगेट सेट करते हैं कि हमें इतने टाइम में इतना आउटपुट मिलना है। ओके, नेक्स्ट इज मोशन स्टडी। द साइंटिफिक टेक्निक ऑफ मोशन स्टडी इज कंडक्टेड, और द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोशन स्टडी आर टू डिटरमाइन द मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स व्हेन दे आर परफॉर्मिंग द जॉब, टू डिटरमाइन बिटवीन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स, फॉर कटिंग डाउन अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टफुल मूवमेंट्स, to design suitable equipment and tool to minimize the unproductive movements of workers. His main objective of the study is to eliminate the unnecessary options. ठीक है, तो इसमें क्या है कि मोशन स्टडी का मतलब हो गया कि आपके जो वर्कर्स है,
ठीक है, उनका मूवमेंट्स कैसा है, यानी कि जैसे हम कोई वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमने यहाँ जो हमारा ऑफिस है, ठीक है, हमने मान लेते हैं कि कोई हम कुछ टूल्स बना रहे हैं या हम कोई वर्क कर रहे हैं, तो हम एक टूल यहाँ से ले रहे हैं, एक टूल यहाँ से पिक कर रहे हैं, एक टूल यहाँ से पिक कर रहे हैं, ठीक है, उसको सही करने के लिए। तो उसमें ये देखा जाता है कि वर्कर्स का जो मूवमेंट है वो कितना मतलब उस पर्टिकुलर चीज को ठीक करने में या बनाने में जा रहा है, कि मैं यहाँ से लेके इसको मैंने यहाँ यूज किया, फिर मैंने इसको वहां रखा, फिर मैंने एक अपने नीचे से भी उठाया, डेस्क में से उसको लिया, फिर मैंने उसको वहां रखा। तो उसमें क्या है, जो मैनेजर है वो उस मूवमेंट को ऑब्जर्व करता है और फिर ये देखता है कि अगर ऐसा है कि इन सब मूवमेंट्स में हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, क्योंकि अनप्रोडक्टिव और क्या ये वेस्टफुल मूवमेंट्स है हमारे, जिसमें हमारे क्या प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारा टाइम वेस्ट होता है। शायद अगर हम सारी चीजें अपने डेस्क पे रख देंगे तो हम जल्दी जल्दी उसको यूज कर सकते हैं। तो मोशन स्टडी में ये देखा जाता है कि किस तरीके से जो है वर्कर्स का टाइम जो है वो वेस्ट तो नहीं हो रहा है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो दिस इज कॉल्ड मोशन स्टडी। Now come to the last one, differential piece wage system. Okay. The scientific technique of differential piece rate system emphasize on paying different rate of wage for efficient and inefficient employee technique of differential wage rate system. ठीक है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम मतलब भी साफ समझ आ रहा है कि जब हम क्या वर्कर्स को जब दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कि एफिशिएंट कौन है और इनएफिशिएंट कौन सा है, ठीक है, तो उसमें क्या है, ऑब्वियसली हमारी वेजेस में भी क्या होगा, डिफरेंस होगा, क्योंकि जो ज्यादा वर्क करेगा, ज्यादा कंपनी में इनपुट देगा, ठीक है, तो उसका क्या होगा, उसका जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो सैलरी है वो बाकी वर्कर्स के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। तो पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेज टू एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज, ठीक है, एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू एफिशिएंट एम्प्लॉइज विल मोटिवेट देम टू रिमेन एफिशिएंट, ठीक है, ये तो हम लोग को भी पता है कि अगर ऐसी कोई चीज होती है जो जिसमें रिवॉर्ड मिलना होता है, ठीक है, या आपको लग रहा है कि आपके साथ वाला जो है वो आपसे 1 घंटा ज्यादा रुक के उसको आपसे थोड़े पैसे ज्यादा मिल रहा है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, आपको मोटिवेट करती हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू एफिशिएंट एम्प्लॉइज विल मोटिवेट इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज टू द कैटेगरी ऑफ एफिशिएंट एम्प्लॉइज। तो जो इनएफिशिएंट होते हैं, जिनको कम सैलरी मिल रही है, वो क्या होगा, वो मोटिवेट हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है व्हेन पेमेंट इज गिवन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ऑटोमेटिक प्रोडक्शन विल बी मैक्सिमाइज्ड, ठीक है, जैसे आपको बोला कि ओके जो आज 100 यूनिट्स बना के देगा विद इन 5 आवर्स, ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, लोगों को मोटिवेट किया जाता है, ठीक है, तो जब लोगों को मोटिवेट किया जाएगा तो क्या होगा, उनकी वेजेस में भी असर आता है, ठीक है, और उनकी प्रोडक्शन में भी क्या है, वो जल्दी जल्दी होती है। दिस टेक्निक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर फॉर एम्प्लॉयज टू परफॉर्म एफिशिएंटली। ये क्या माना जाता है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम जो है वो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने का सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है और बेस्ट टेक्निक मानी जाती है। तो here is all the techniques completed. Okay, I hope कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। इंस्टेड ऑफ अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है या कोई आपको क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें आपको सोल्यूशन नहीं समझ आता है कि किसके बेसिस पे जो है वो आंसर ये आया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको इसके अलावा भी कोई और भी डाउट है, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिए, उसमें आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको कोई भी चीज़ है, कोई टॉपिक है नहीं समझ आ रहा है तो। Okay, so that's for all today. Thank you, student. Keep like, share, and subscribe my channel. Thank you.